गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल प्रशांत महासागर की धाराएं की थी। आज हम करेंगे अंध महासागर की धाराएं। ठीक है, तो जैसे प्रशांत महासागर है वैसे ही अंध महासागर की भी धाराएं हैं और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी अंध महासागर और दक्षिणी अंध महासागर, और दोनों के रेफरेंस में ही हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो मैंने रेखा के ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है, वो उत्तरी गोलार्ध में ये अपना एक क्लॉकवाइज सर्कल पूरा करते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जाते हुए क्लॉकवाइज सर्कल कर रही हैं और दक्षिणी उसमें देखेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल पूरा करती हैं। तो इस तरह से एक सर्कल पूरा हो जाता है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, जैसे सबसे पहले देखेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा। विषुवतीय मतलब उसको भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत भी कहते हैं। उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा यह विषुवत रेखा के समीप उत्तर में सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि पूर्व में अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से शुरू होकर और ये पश्चिमी द्वीप समूह तक पहुँची है। एंटाइल्स जहाँ पर इसको कई धाराओं में बढ़ जाती है तो यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे हम उत्तरी विषुवतीय धारा कहेंगे। फिर ये जब ब्राज़ील के किनारे पर पहुँचती है तो साउथ रॉक जो अंतरीप है वहाँ निकट पहुँचकर दक्षिण विषुवतीय धारा दो भागों में बढ़ जाती है और इसकी एक शाखा उत्तरी विषुव धारा में मिलकर कैरेबियन जो है सागर तक तथा दूसरी मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटाइल्स धारा के नाम से बह जाता है। मतलब जो ये पानी ऊपर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर साओ पालो के पास पहुंचकर साओ रॉक अंतरिक्ष के पास पहुंचकर दो भागों में बढ़ जाएगी। तो एक एंटाइल्स के नाम से जानी जाएगी और एक फ्लोरिडा धारा के रूप में बह जाएगी। तो ये दो तीन भागों में बढ़ जाती है। आगे इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। फ्लोरिडा गर्म धारा उत्तरी और दक्षिणी विषुव धाराओं के संयुक्त प्रवाह का कुछ संयुक्त भाग मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। आप ये देख सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी है और यहाँ मिसिसिपी नदी प्रचुर मात्रा में जल गिराती है, जिसके फलस्वरूप मैक्सिको की खाड़ी में जल स्तर अटलांटिक महासागर के जल स्तर की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में यह धारा जो है एक धारा के रूप में मैक्सिको खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने पर आकर खुले महासागर में निकलती है। यह एंटाइल्स की धारा भी इसमें आकर मिल जाती है। फ्लोरिडा अंतरिक्ष में यह सही धारा संयुक्त रूप से इकट्ठी होकर आगे अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट तक बहती है और इसे हम हातेरस अंतरिक्ष तक फ्लोरिडा धारा कहते हैं। मतलब जहाँ तक ये आगे आपको दिखाई दे रहा है नाम फ्लोरिडा धारा, यहाँ तक उसको फ्लोरिडा करंट्स के नाम से जानते हैं। फिर है गल्फ स्ट्रीम, जो हटेरस अंतरीप है उससे ग्रांड बैंक तक इस धारा को हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा को मैक्सिको की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में उष्ण जल मिल जाता है, जिसे यह ठंडे इलाके में पहुंचा देती है। आरंभ में यह धारा उत्तरी अमेरिका के तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी दिशा में उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और हैलीफैक्स के पास जाकर यह पछापनों के प्रभाव में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने की ओर चली जाती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आ जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय अफवाह। ग्रांड बैंक से परे गल्फ स्ट्रीम पर पछापनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर के आर पार उत्तरी अटलांटिक महाद्वीपीय अफवाह के रूप में बहने लगती है। इससे खुले महासागर में इसकी गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले बताया था पवनों का जो वेग है उसको 50 से लेके 60 तक जो है इनका वेग बढ़ जाता है। इसलिए इसको हम जो पछुआ पवने हैं उनको गरजता चालीसा चीखता साटा ऐसे नामों से बुलाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ के साथ चलती हैं, तेज़ गति के साथ चलती हैं। तो ये धारा भी तेज़ गति के साथ इन पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम में बहने लग जाती है। उसके बाद नॉर्वे की गर्म धारा, जो नॉर्वे का वैसे ठंडा होता है, बर्फ़ जमी होती है, लेकिन यही धारा का गर्म जल धारा का एक भाग तो नॉर्वे की तरफ पहुंच जाता है और नॉर्वे के किनारे बहने लगता है, तो इसको नॉर्वे की धारा कहते हैं। और एक भाग नीचे की तरफ मुड़ जाकर कनारी आइलैंड के पास से मुड़ जाएगा और नीचे जो है नीचे का ठंडा पानी इसके अंदर मिल जाएगा, इसे हम कनारी की ठंडी धारा कहते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं। अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचकर उत्तरी अटलांटिक भाग दो भागों में बढ़ जाता है। इसकी मुख्य धारा ब्रिटिश द्वीप से होती हुई नॉर्वे के तट तक पहुंच जाती है। यहाँ इसे नॉर्वे की धारा कहते हैं। इसे आगे ये आर्कटिक महासागर में प्रवेश करती है। उसके बाद है कनारी ठंडी धारा।
उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर कनारी द्वीप से पहुंचती है। अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसलिए इसे कनारी ठंडी धारा नाम दिया जाता है। और यह धारा अंत में भूमध्य रेखा धारा में विलीन होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा का एक चक्कर पूरा कर देती है। तो उपयुक्त धाराओं द्वारा उत्तरी अटलांटिक महासागर बहुत सा जल अटलांटिक महासागर में चला जाता है आर्कटिक महासागर में, और संतुलन बनाए रखने के लिए दो धाराएं आर्कटिक महासागर से दक्षिण की ओर चलने लगती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में आने के कारण ये ठंडी धाराएं कहते हैं। कौन कौन सी ये धाराएं? एक तो है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, आप देख सकते हैं जो ग्रीनलैंड के साथ बहती है वो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ऊपर दिखाई दे रही है आपको। एक लैब्राडोर करंट है, दोनों ठंडी धाराएं हैं जो आकर इसके अंदर मिल रही हैं। तो देखो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा या ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि ऊपर से आ रही है तो उत्तर की ओर आके दक्षिण की ओर आ रही है। लैब्राडोर ठंडी धारा, यह धारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जलसमुद्र से लैब्राडोर की पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा इसमें आकर मिलती है और यह संयुक्त जल आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम में मिलता है। गर्म व ठंडे मिलन के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास बहुत सारा कोहरा छा जाता है और लैब्राडोर धारा बेफिन की खाड़ी अपने साथ बड़ी मात्रा में हिम शिलाएँ भी लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद सरगासो सी। सरगासो सी क्या है? एक ऐसा सी है जिसकी जो स्पीड है वो कम है, पानी एक बार लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि आप देखोगे धाराओं के रूप में जो अटलांटिक सी है या अंध महासागर है उसके दोनों किनारों पे जल गतिमान होता है लेकिन बीच का जल गतिमान नहीं होता। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच में स्थित शांत जल के क्षेत्र को सरगासो सी कहते हैं और इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है और इस घास का नाम ही सरगाज़म है, मतलब इसको पुर्तगाली भाषा में सरगाज़म कहते हैं। तो इसके कारण इसका नाम सरगासो सी पड़ गया और इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि सरगासो सी क्या होता है, तो ये आपको सरगासो सी बताना पड़ेगा कि जो एक पुर्तगाली भाषा में इसको सी वीड्स कहते हैं, समुद्री घास कहते हैं, उसके नाम पर इसका नाम सरगासो सी पड़ा है। उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, अब एक जैसे मैंने बताया उत्तरी अंध महासागर में धाराएं बहती हैं और दक्षिणी फिर अंध महासागर में धाराएं बहती हैं। ये जो है घोड़े की सुइयों के विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो पहला है दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा। यह धारा विषुवत रेखा के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, जो उत्तरी विषुवत धारा थी ना उसके नीचे जो बह रही है धारा वो है दक्षिणी विषुवतीय गर्म धारा। फिर ये विषुवतीय गर्म धारा देखो आप देख सकते हैं ब्राज़ील के तट पर पहुंचकर नीचे की ओर मुड़ जाएगी और ब्राज़ील के तट के साथ साथ बहना शुरू कर देगी, तो इसे हम ब्राज़ील धारा के नाम से जानेंगे। ओके, उसके बाद है फॉकलैंड की ठंडी धारा। जो नीचे फॉकलैंड आइलैंड है इसके पास से एक ठंडी धारा नीचे से अंटार्कटिका सागर है वहाँ से आके बहती है और ठंडा होता है इसका पानी, इसलिए इसको ठंडी धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन फॉकलैंड के पास बहती है तो फॉकलैंड की ठंडी धारा कहेंगे, अंटार्कटिक प्रदेश से आकर। और ये बहुत सारी हिमशिलाएँ अपने साथ भाकर लेके आते, वहाँ पर भी कुहासा छाया रहता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट, जब ये धारा बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो ये पश्चिमी जो पछवा पवनी है यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, तो धाराएं पश्चिम से इनकी जो डायरेक्शन है वो पूर्वा हो जाएगी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लग जाएंगी। तो मुड़कर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट। ठीक है, उसके बाद है वेनेजुएला की ठंडी धारा। आप देख सकते हैं ये नीचे से जब वेनेजुएला के पास से बहती है तो कंपैरेटिवली ये ठंडा होता है और गर्म स्थान की ओर जा रहा है, तो इसको हम वेनेजुएला की ठंडी करंट बोलते हैं। ओके, ठीक है भाई, वेनेजुएला की ठंडी धाराएं। और तीसरी जो एक मेन करंट है वो होती है प्रति विषुवतीय धाराएं। जैसे उत्तरी विषुवतीय धारा है, नीचे दक्षिणी विषुवतीय धारा है, क्योंकि बहुत सारा पानी अफ्रीका जो ये दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्वी तट पर बहुत सारा पानी आके यहाँ पर आ जाता है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए नीचे से एक धारा दोनों धाराओं के बीच में से उनके अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, उसको हम कहते हैं प्रति ध्रुवीय धारा। प्रति मतलब
विषुवतीय धारा। ओके, तो ये इस प्रकार से आपका एक सर्कल धाराओं का पूरा हो जाता है। उसके बाद मैं हिंद महासागर का कल करवाती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा।